नमस्कार, मी किरण पाटील. मी आपल्या सर्वांचं शिवबसव लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलसाठी स्वागत करतो आहे. आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत मूल निवासी जरारखान पठाण साहेब. मी प्रथमतः त्यांचं खूप खूप आमच्या शिवबसव लाईव्हतर्फे स्वागत करतो. स्वागत आहे सर आपका. धन्यवाद सर. एकंदरीत निप्पाणी मतदारसंघाचा आता विचार करता केव्हाही कोड ऑफ कंडक्ट लागू शकतं. या पार्श्वभूमीवर आम्ही पहिलाच प्रश्न सर आम्ही तुम्हाला विचारतो की कोड ऑफ कंडक्ट केव्हाही लागू शकतं आणि जर GDS कडून आपल्याला जर उमेदवारी मिळाली, तुम्ही ते मिळणारच आम्ही आशा व्यक्त करतो. जर मिळाली तर तुमचा त्या संदर्भातला वचननामा आणि एकंदरीत तुमच्या पक्षासंदर्भातला आणि तुमच्या निप्पाणी विधानसभेत तुम्ही कोणत्या पद्धतीने पाहताय ते थोडं दर्शकांना सांगा. धन्यवाद सर. देखिए सर, कोड ऑफ कंडक्ट से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमें होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो ये एक लॉ की प्रक्रिया, एक प्रोसेस और ये सभी के लिए बराबर है. चाहे वो कोई भी पक्ष हो या कोई भी कैंडिडेट हो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको ये कोड ऑफ कंडक्ट को मानना ही होगा और उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट करना ही होगा. तो जैसे दूसरों के लिए है ये, वैसे हमारे लिए भी है और हम भी 100% इसको लॉ के दायरे में रहकर ही, कानून के दायरे में, इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही कोड ऑफ कंडक्ट में रहकर हम हमारा प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे पार्टी की विचारधारा जनता तक, निप्पाणी विधानसभा की जनता तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस में रहकर उन्हें हमारे पार्टी के विचारधारा से प्रेरित करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए उन्हें हम लोग मजबूर करें. आपका GDS का कुछ तो पंचरत्न ऐसा कुछ? जी, ये जो पंचरत्न योजना है इसका सीधे सीधे संबंध जो है ग्राउंड लेवल के हर एक कन्नडिगा से जुड़ा हुआ है. और आने वाले समय में अगर कुमारस्वामी कोई अवसर मिलता है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं कर्नाटका राज्य के, तो इस योजना, इस पंचरत्न योजना का फायदा हर एक व्यक्ति को 100% होगा. इसकी गारंटी हम लोगों ने दी है. और जो कोई कैंडिडेट किसी भी क्षेत्र से जीत कर आएगा, उसका फर्स्ट काम यही रहेगा कि वो इन योजनाओं को नीचे से नीचे के आदमी तक 100% बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिफरेंशिएट के पहुंचाएं और उसको फायदा बना कर दें और उनको कर्नाटका के भविष्य के लिए, कर्नाटका की प्रगति के लिए, कर्नाटका के भविष्य के लिए, कर्नाटका की भविष्य के लिए, कन्नडिगास की भविष्य के लिए उनको तैयार करें. यही कुमारन्ना की एक सबसे पहली इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि ये पंचरत्न योजना ही एक फर्स्ट एंड लास्ट मैनिफेस्टो, ऐसा नहीं है. इसके अलावा भी अपने अपने क्षेत्र में जो लोकल समस्याएं हैं, उन लोकल समस्याओं को भी कुमारन्ना प्रायोरिटी देंगे और उन लोकल समस्याओं का समाधान 100% करेंगे. और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज कर्नाटका में जो भी योजनाएं पुरानी चल रही हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो या फिर महिलाओं के लिए स्कूल के बच्चियों के लिए साइकिल्स हो या फिर कंप्यूटर का जो स्कूल्स में सिस्टम किया है, सौभाग्य हो या फिर ये मिड डे मील का योजना हो, ये सारे कल्याण योजना जो है ये कुमारस्वामी जी ने अपने काल में लेकर आए हैं और कर्नाटका के ग्राउंड लेवल तक, हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंचाकर उसका फायदा देने का काम एकमात्र मुख्यमंत्री ने अगर किसी ने किया है इन 25-30 सालों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुमारन्ना जी हैं और इसका हमें फख्र है. अभी तो पॉलिटिक्स का जो भी एनवायरनमेंट चालू रहा है उसके बारे में पूरा निप्पाणी विधानसभा मतदार क्षेत्र में आपकी क्या राय हो सकती है कि उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को. देखिए सर, मैं अगर निप्पाणी क्षेत्र का राजकारण के विस्तार से आपको बताना चाहूँ तो मैं बहुत छोटा था, आज से मुझे लगता है 30 साल पहले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ. मैं देखता था कि निप्पाणी क्षेत्र में या फिर हमारे देश में या राज्य में नेता जन्मते थे आंदोलन के माध्यम से, आंदोलन करके नेता जन्मते थे. मगर आज इसकी परिभाषा चेंज हो गई है. आज आंदोलन का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कुछ नाम नहीं है. आज नेता जन्म रहे तो कार्यक्रमों के माध्यम से, कोई हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रखता है तो कोई स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रखता है,
और इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतलब लोगों की समस्याओं को छुपाकर उनका मनोरंजन बढ़ाकर नेता बनने का एक प्रोजेक्ट निप्पानी में आया है। और ये निप्पानी के मतदारों की सबसे बुरी बदकिस्मती है कि उनकी समस्याएं छुप रही हैं, उनकी जो मेन मुद्दे हैं, उनकी जो मेन अड़चन है, उसके ऊपर कोई नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो कोई नेता देखो वो क्या कर रहा है, सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है। मनोरंजन करके मुद्दों को छुपाया जा रहा है और लोगों को बहला फुसलाकर अपने तरफ आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। और ये काम आज से 15-20 सालों में शुरू हो गया है और निप्पानी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हर लोग बोलते हैं कि अभी निप्पानी का जो भी है डेवलपमेंट अच्छी तरह हो रहा है। आपके हिसाब से डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी सर जी? देखिए सर, डेवलपमेंट एक कहने के लिए एक शब्द है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है डेवलपमेंट, मगर दिख कहाँ रहा है? डेवलपमेंट वो है जो दिखना चाहिए। और अगर हम लोग हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक देखें तो डेवलपमेंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। डेवलपमेंट हो रहा है वो नेताओं का पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जिन नेताओं के स्कूल्स कॉलेजेस नहीं थे, आज उन नेताओं ने मतदारों से वोट लेकर जीत कर आए, मंत्री बने, मंत्री बनकर अपने खुद के प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस खोले और अपना खुद का डेवलपमेंट किया, अपने खुद की फैक्ट्रियां, प्राइवेट फैक्ट्रियां खोली और अपना डेवलपमेंट किया। मगर जनता का और क्षेत्र का डेवलपमेंट दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। और अगर ऐसा हुआ होता तो आज निप्पानी में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आप चौराहे पर सुबह 9 बजे के बाद में देखेंगे तो आपको बेरोजगार सबसे ज्यादा दिखेंगे, आप शाम को देखेंगे तो आपको बेरोजगार सबसे ज्यादा दिखेंगे, आप किसी भी इंटरटेनमेंट मनोरंजन के कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा बेरोजगार दिखेंगे। अगर बेरोजगार इतने ज्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है, मंत्रियों का, संतरियों का, नेताओं का, इनका खुद का डेवलपमेंट हुआ है। जनता आज भी बुरी से बुरी हालत में निप्पानी क्षेत्र में जीने के लिए मजबूर हो गई है साहब। आपको पहले ही लग रहा था कि जो जेडीएस का जो भी है मैनिफेस्टो है और आपको जो पिछला हुआ गवर्नमेंट का जो कार्य था उसके हिसाब से आपको उनका पक्ष की जो भी मैनिफेस्टो है वो अच्छा लग रहा है, उसके बाद भी आप अगर जेडीएस ने आपको अगर टिकट दिलवा दिया तो निप्पानी मतदार क्षेत्र के लिए आप क्या करना उचित समझेंगे? देखिए सर, अगर टिकट मिलता है और हम जेडीएस की तरफ से अगर कॉन्टेस्ट करते हैं और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर हमारे साथ में होता है और अगर हम लोग जीत कर आते हैं तो निप्पानी क्षेत्र में जो स्टेट लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं वो तो होंगे ही होंगे, मगर जो ग्राउंड लेवल की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने का मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा और मैं उन समस्याओं के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर मैं आपको हमारे निप्पानी क्षेत्र की समस्याएं बताना चाहूं तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मतदार क्षेत्र है तो निप्पानी मतदार क्षेत्र है। और हमारी बदकिस्मती है कि इस मतदार क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पे रोजगार का कुछ भी नियोजन नहीं है। हमें हमेशा से बताया गया कि निप्पानी में तंबाकू के जो व्यापारी हैं उन्होंने फैक्ट्रियों को आने के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे ट्रेन का प्रोजेक्ट आने वाला था उसको आने के लिए नहीं दिया है। इसकी वजह से बहुत सारे युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि निप्पानी में अच्छे से अच्छे कंपनीज आए, अच्छे से अच्छे कारखाने आए, अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रीज आए, जहाँ पर हमारे यहाँ के युवाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करके उन्हें जॉब दें और उस जॉब के माध्यम से उन्हें उनके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएं। ये मेरा फर्स्ट एक प्रेफरेंस रहेगा। और उसके लिए जो संभव प्रयास करना है, चाहे कुमार अन्ना के जरिए हो या फिर चाहे खुद के प्रयास से हो, हम 100% उसको करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और करेंगे। दूसरा, एजुकेशन लेवल जो निप्पानी का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र में निप्पानी का एजुकेशन लेवल सबसे लो है। अगर हम देखेंगे हमारे बगल में महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, या फिर कर्नाटका में जो बेलगाम है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे, या चिकोडी का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे,
उसके मुकाबले में निपानी का जो एजुकेशन का जो एक लेवल है वो सबसे नीचे स्तर पर है। मतलब थोड़ा विस्तार से बोलिए, आपको क्या बोल रहे हैं? मुझे ऐसा कहना है कि यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड कॉलेजेस नहीं हैं जहाँ पर कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़कर डेवलप हो सके, इम्प्रूव हो सके, स्किल्ड हो सके और अच्छे जॉब्स में जा सकें और खुद को, जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ IAS एकेडमी हमारे यहाँ पे नहीं, UPSC की तैयारी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर हमें देना है तो हमें हमारे क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर रहना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को हम लोग सेंट्रलाइज करें निपानी में। निपानी में भी एक ऐसी एकेडमी हम लोग ओपन करें कि जहां पर यहाँ के लोकल बच्चे पढ़कर UPSC की तैयारी कर सकें, KPSC की तैयारी कर सकें, IAS की तैयारी कर सकें और हमारे क्षेत्र को नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। मैं इसके लिए काम करना चाहता हूं सर। उसके अलावा महिलाओं को लेकर भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। हमारी महिलाएं जो हैं आज भी तंबाकू की वकार में काम करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके आदमियों के पास, उनके हस्बैंड्स के पास कुछ पर्याप्त काम नहीं है, इसलिए आज भी महिलाएं तंबाकू के वकार में जा रही हैं। या फिर देखो किसी छोटे मोटे गारमेंट्स में जा रही हैं, 4-5 हज़ार रुपये में काम करने के लिए मजबूर हो रही हैं। हो रही। तो ये सारी चीज़ों को मुझे कंट्रोल करना है, महिलाओं के भी रोजगार मिले मगर वो रोजगार उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मिले, ना कि उनकी मजबूरी के हिसाब से मिले। आज जो रोजगार हमारी महिलाओं को पर्याप्त है वो मजबूरी में लिया हुआ एक रोजगार है, मगर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको नहीं दिया जा रहा है। अगर बड़े बड़े कंपनीज आती हैं तो लेबर्स के लिए भी कंपटीशन रहेगा, लेबर्स के लिए कंपटीशन रहेगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा तो लाइफस्टाइल बढ़ेगा, और लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, और इसके लिए मुझे काम करना है। JDS अगर सत्ता में आए तो फिर जो सीमा प्रश्न का जो भी वाद है जी, उसके बारे में आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए सर, मेरा इंडिविजुअली ऐसा मानना है, सीमाएं पूरी दुनिया में है, बगैर सीमा की दुनिया ही नहीं है। करेक्ट है। और आदमी वो नहीं है जो सीमा को लेकर लड़े, आदमी वो है जो सीमा के पार जाकर लड़े। मतलब आपके डेवलपमेंट में कोई भी सीमा नहीं आनी चाहिए, आपके सोच के बीच में कोई भी सीमा नहीं आनी चाहिए। सीमाएं तो एक फिजिकल एक बैरियर है, मगर इससे आपकी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स को कोई धक्का नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी भाषा कोई भी हो, आप इंसान हैं, हमारी भाषा कुछ भी हो, हम इंसान हैं। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप इंसान ही रहेंगे, हम किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, हम इंसान ही रहेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा सीमा पे जोर न देते हुए इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी पर जोर देना चाहिए और एंटायर डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। कोई भी आदमी किसी भी सीमा में रहे, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और कुमार अन्ना की ये सोच है कि जो हमारे क्षेत्र में जो बॉर्डर एरिया पर जो लोग रहते हैं उनका डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, और इसके लिए अगर कोई मुख्यमंत्री ने काम किया है तो कुमार स्वामी जी ने किया है। इसका एक बेस्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो विधानसभा, मिनी विधानसभा को कुमार स्वामी जी ने जो बेलगाम में लेकर आए, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने एक कौन शिला रखी थी, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि आज पूरा बेलगाम क्षेत्र डेवलपमेंट हो गया। जहां पर बेलगाम में जमीन की कीमत 100 रुपया से थी, आज हजारों रुपये से बढ़ गई है। वहां पे उद्योग ज्यादा आ गए हैं, वहां पे जो लेबर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक विजनरी जो लीडर है वही सोच सकता है। जो बॉर्डर एरिया को लेकर या सीमा प्रश्न का जो लेकर कुमार अन्ना का यही कहना है कि सीमा तो कुछ भी होने दो, मगर जनता हमारी है, लोग हमारे हैं, इनका कल्याण होना चाहिए, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इनकी भाषा कुछ भी हो, इनका कल्चर कुछ भी हो, अगर हमारे पास हैं तो इनका थ्रू आउट द डेवलपमेंट होना ही चाहिए। यही कुमार अन्ना की सोच है। और अगर कुमार अन्ना सर, अगर नहीं, मैं तो 100% कह रहा हूँ मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी बनेंगे, और बनेंगे तो सबसे पहले वो सीमा प्रश्न के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को खुश रखेंगे। ये एक काम सिर्फ कुमार स्वामी जी कर सकते हैं। आताच आपण सर सांगितले की प्रत्येक कार्यकर्ता हा आंदोलनातून पहिल्यांदा तयार होत होता, तो आता कार्यक्रमातून तयार होते। खूप चांगला विचार मांडला। सध्या ती परिस्थिती आपण
दररोज पाहतो. पण एखाद्या जर जनतेचं किंवा एखाद्या मतदारसंघाचं किंवा एखाद्या भागाचा जर विकास करायचा असेल, कुठली योजना जर राबवायची असेल, तर प्रथम प्राधान्य सर्व लोक राष्ट्रीय पक्षाची उमेदवारी कशी मिळेल, मी त्यामध्ये कशी उडी मारेल आणि माझी उमेदवारी मिळवून मी सत्ता संघर्ष करून मी त्या खुर्चीला कसं खेचून आणेल, ह्यासाठी सर्व चाललेलं असतं. तरी पण तुम्ही राष्ट्रीय पक्षाकडे आपली उमेदवारी न मागता एका प्रादेशिक पक्षाकडे तुम्ही उमेदवारी मागण्याचं तुमचं कारण काय आहे? अतिशय चांगला प्रश्न विचारला सर तुम्हें. सर इसके लिए देखो, हमें सबसे पहले तो हमारे इतिहास में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड हिस्ट्री में. डेमोक्रेसी बहुत सारे कंट्रीज में है, लोकतंत्र बहुत सारे कंट्रीज में है, उसी तरह भारत में भी लोकतंत्र है. मगर उस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में फर्क क्या है? अगर हम देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ वहां पर देखेंगे तो वहां पर जो लोकतंत्र है ये प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र है, और भारत में जो लोकतंत्र है पार्लियामेंट्री लोकतंत्र है. जब संविधान का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के माहौल को देखा तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, ऐसे डेमोक्रेसी को उन्होंने कल्पना की कि यहाँ पर हर एक स्टेप पर व्यक्ति को राजा बनने का अवसर मिले. अगर मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, एक ग्राम पंचायत में जो पंच होता है, सरपंच होता है, वो उस क्षेत्र का राजा है. उसी तरीके से एक जिला पंचायत में जो अध्यक्ष होता है वो उस क्षेत्र का राजा है. टाउन पंचायत में वो एक राजा है, नगर पालिका में नगर अध्यक्ष एक राजा है. उसी तरह से मुख्यमंत्री भी उस पूरे राज्य का राजा है और प्रधानमंत्री पूरे देश का राजा होता है. इसका मतलब हर एक स्टेप में एक राजा बनने का एक अवसर संविधान के माध्यम से हमें मिला है. भारत, हम लोग कहते हैं भारत जो है एक कंट्री, बड़ी कंट्री है, मगर इस कंट्री में छोटे छोटे स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, फूड है, हर एक मतलब कि उनके जो त्योहार हैं हर एक अलग अलग है. तो इस सिस्टम में अगर स्टेट का कल्याण होना है तो स्टेट में स्टेट लेवल की रीजनल पार्टी होनी चाहिए और सेंटर में अपोजिट पार्टी होनी चाहिए. तो इससे क्या होगा सर, चेक एंड बैलेंस का काम मेंटेन रहेगा. अब हम लोगों को समझाया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है. तो जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां पर डेवलपमेंट डबल होना चाहिए था, मगर वहां पे डेवलपमेंट डबल न होने की बजाय करप्शन डबल हो गया है. और उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर डबल इंजन की सरकार है, राज्य में वही सरकार है और सेंट्रल में वही सरकार है, तो राज्य की सरकार सेंट्रल की सरकार को कमीशन देने के लिए बाध्य होती है सर, या जो कुछ भी अपना परसेंटेज होता है वो यहाँ से सेंटर को भेजना पड़ता है और सेंटर उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों के चुनावों को जीतने के लिए इस्तेमाल करती है. मतलब क्या है कि राज्य का फंड सेंटर में जाएगा, ना कि सेंटर का फंड राज्य में आएगा. और अगर अलग अलग गवर्नमेंट होगी, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, राज्य में अलग गवर्नमेंट होगी, तो क्या होगा, चेक एंड बैलेंस का काम करेगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है जो राज्य के लिए सही नहीं है तो राज्य उसको अपने मुख्यमंत्री अपने राज्य में लागू नहीं कराएगा, वो उसको होल्ड पे डाल देगा. और अगर जनता के हित में काम, जनता के हित में काम करेंगे, एग्जैक्टली जनता के हित में, जो राज्य की जनता को जो चाहिए सही चाहिए उसी के लिए काम किया जाएगा. तो हमारा भी ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां जो हैं ये एमपी इलेक्शंस के लिए ही ठीक होती हैं, मगर विधानसभा के इलेक्शन के लिए हमें स्टेट लेवल की पार्टी को ही ज्यादा साथ देना चाहिए और उन्हें ज्यादा प्रकट करना चाहिए. इसी उद्देश्य से मैंने जेडीएस को ज्वाइन किया और जेडीएस से उम्मीदवारी मैं तलब कर रहा हूँ. आताच आपण पाहिलं की शिव बसवल्यावर आज मूलनिवासी जरांगे पाटील आपल्यावर संवाद साधत होते. ती अशी चर्चा चालू ठेवायची जरी असेल तरी वेळेअभावी ही चर्चा आम्ही इथंच थांबवतोय. आणखीन परत एकदा शिवलाईव्ह बसव मध्ये आपण आला आणि आमच्या इंटरव्ह्यूच्या म्हणजे आमच्या ज्या काय प्रश्न आहेत त्याला आपण एक चांगल्या प्रकारे उत्तर दिलं, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं आभार व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं घोषित करतो.